हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायरो एजुकेटर्स। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आपकी अपनी फैमिली इंस्पायरो एजुकेटर्स में। और यूपीएससी फाउंडेशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपीएससी फाउंडेशन एंड मेंटरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से एनसीईआरटी का डिस्कशन प्रारंभ किए हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लास 6 के 5वें चैप्टर की तरफ आगे पहुंचे हैं। और 5वां चैप्टर आपका है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के कुछ प्रमुख डोमेन या कुछ प्रमुख पार्ट या एलिमेंट भी आप कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर कौन कौन से एलिमेंट हैं या पृथ्वी से संबंधित कौन कौन से कह सकते हैं कि संगठक हैं या कौन कौन से कंपोनेंट्स। तो उन मेजर डोमेन्स के बारे में आज हम क्लास 6 के चैप्टर 5 के अंतर्गत इस विभिन्न टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो जैसा कि आप लोग पता है कि क्लास 6 का सोशल स्टडीज का ये 5वां चैप्टर है, द अर्थ ऑफ आवर हैबिट, और चैप्टर 5 का जो नाम है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। अगर हम कुछ प्रमुख डोमेन्स की बात करते हैं या प्रमुख कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो कि अर्थ से रिलेटेड है ना, तो अगर उसके बारे में हम लोग देखें तो ये आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना हुआ है जिसके अंतर्गत हम अलग अलग चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। तो ध्यानपूर्वक अगर हम देखें तो अर्थ से रिलेटेड जो प्रमुख कंपोनेंट्स है या अर्थ के आसपास जो प्रमुख डोमेन्स हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आपका है, इसको अगर आप देखें तो 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। और उन चारों प्रमुख भागों में सबसे पहले आपका आता है लिथोस्फीयर। कौन सा स्फीयर? लिथोस्फीयर, यानी कि जिसको आप लोग स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में थोड़ा बहुत, जो इंग्लिश हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो नाम हिंदी में नोट करते रहेंगे, बाकी चीज़ें तो इंग्लिश में लिखी गई हैं, बाकी बोल तो हम हिंदी में रहेंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो स्थल मंडल के बाद फिर आपका आता है जल मंडल, या जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर की बात करें, तीसरा आपका आता है, हाइड्रोस्फीयर को क्या बोलते हैं? जलमंडल। तीसरे डोमेन की बात करें या तीसरे प्रमुख कंपोनेंट्स की बात करें जिस जो पृथ्वी के आसपास है, वो आपका है वायुमंडल। वायुमंडल को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो प्रमुख रूप से 3 आपके ये डोमेन हो गए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। और इन तीनों स्फीयर की मदद से एक नए डोमेन का या एक नए कह सकते हैं कि वर्ल्ड का निर्माण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर या जैव मंडल। बायोस्फीयर या जैव मंडल, और इन्हीं के बारे में बारी बारी से हमको बात करना है। तो जो आप कह सकते हैं कि अर्थ का मेजर डोमेन है या कंपोनेंट्स हैं, उनको इन 4 भागों में हम लोग मुख्यतः बांट सकते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। अब बाकी किससे किससे संबंधित है, नाम से आपको कंफर्म हो रहा होगा। स्थल मंडल मतलब स्थल भाग से संबंधित है, जल मंडल यानी जलीय भाग से संबंधित है, वायुमंडल यानी वायुमंडल यानी वायु से संबंधित है, जैव मंडल यानी कि इन तीनों मंडलों की मदद से एक नए जीव जगत का निर्माण होता है, जैव जगत का निर्माण होता है, जिसमें हम लोग भी हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, तो उनके समुदाय को हम लोग बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं लिथोस्फीयर की। तो जो पहला डोमेन आपका है मेजर डोमेन, वो है लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में आप देखेंगे कि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड को लगभग कह सकते हैं, आप जानते हैं 71% भाग पर, यानी पूरी पृथ्वी के 71% भाग पर जलीय भाग है, जबकि शेष जो आपका बचता है 29% भाग उसी पे स्थलीय भाग है। और उस 29% स्थलीय भाग को कह सकते हैं, लैंड स्पेस को हम लोग अलग अलग महाद्वीपों में बांटते हैं जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि स्थल मंडल को बृहद रूप में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है या महाद्वीप में बांटा गया है। तो कितने महाद्वीप है ये भी आपको पता है। टोटल आपको पता है कि स्थल मंडल को 7 महाद्वीपों या 7 कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है।
तो कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप या 7 कॉन्टिनेंट्स। अगर उन कॉन्टिनेंट्स की बात करें, लिथोस्फीयर के अंतर्गत कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला जो आपका कॉन्टिनेंट है वो है एशिया, दूसरा आपका है यूरोप, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, चौथा कॉन्टिनेंट आपका साउथ अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स के रूप में स्थल रूपों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर हम पृथ्वी पर इसकी स्थिति देखना चाहें तो आप देखेंगे, अगर आप पृथ्वी पर इसकी स्थिति देखना चाहें ग्लोब पर, ये आपकी संपूर्ण पृथ्वी है, मैप है। आप अगर इस मैप को ध्यानपूर्वक देखें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरी पृथ्वी है आपकी, और इस पूरी पृथ्वी पर आपको प्रमुखतः 2 चीजें ही दिखाई दे रही है। एक तो ये जो ग्रीन और आपका डार्क कह सकते हैं ब्राउन कलर का है, ये स्थलीय भाग। दूसरा जो ब्लू कलर का है ये आपका जलीय भाग। तो जो ग्रीन या डार्क से शेडेड है ये क्या है? स्थलीय भाग, यही स्थल मंडल है आपका। जबकि जो आपका ब्लू कलर से शेडेड है या ब्लू कलर का दिख रहा है ये आपका हाइड्रोस्फीयर है या जल मंडल है। तो अभी हम लोग जल मंडल के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो इन स्थलीय भागों को मुख्य रूप से 7 महाद्वीपों में बांटा गया है या 7 कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप आप जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में ही निवास करती है, और उसका भी एक प्रमुख कारण है। उसका कारण क्या है कि विश्व के 2 सबसे बड़े देश जनसंख्या की दृष्टि से, भारत और चाइना, या फिर चाइना और भारत, आपको पता है वो एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं भाई, हम लोग इंडियन है। तो अगर हम भारत की स्थिति देखें तो ये आपका भारत है, नीचे हिंद महासागर है। तो यहाँ से लेके ये सारे पार्ट जो है ये एशिया के हैं, ये सब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पड़ते हैं। तो ये जो स्थलीय भाग आप देख रहे हैं, यहाँ तक ये ईरान है, इराक है, ये स्थलीय भाग जो आप देख रहे हैं ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर आल्प्स पर्वत है, तो आल्प पर्वत के आप कह सकते हैं पूर्वी तरफ एशिया है, और आप कह सकते हैं पश्चिमी तरफ फिर दूसरा महाद्वीप है जिसको बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको आप लोग यूरोप के नाम से जानते हैं। ये आपका एशिया महाद्वीप की स्थिति हो गई। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो इसी के जस्ट बगल में ये जो आपका महाद्वीप है या स्थलीय भाग है, ये आपका है यूरोप। ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। ठीक है। तीसरे महाद्वीप की बात करें तो जो ये बचा हुआ पार्ट आपका नीचे वाला बचा, ये आपका महाद्वीप है, ये मेडागास्कर द्वीप समूह है। और इस महाद्वीप को हम लोग बोलते हैं, या इस कॉन्टिनेंट को हम लोग बोलते हैं अफ्रीका, या इसका नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप या अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स। तो 3 हो गए, टोटल 7 है, आपको पता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे इधर कुछ स्थलीय भाग दिख रहे हैं। तो ये जो आपका है स्थलीय भाग, जो आपको उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है, आप लोग ग्लोब वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अब ये क्लास 6 के एनसीईआरटी है, तो क्लास 6 के बच्चों की तरह पढ़िए। ठीक है। और ये आपका क्या है? उत्तरी अमेरिका। किधर है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका। और उसी के जस्ट नीचे ये दक्षिणी गोलार्ध में जो अमेरिका का नीचे वाला भाग स्थित है, ये आपका हो गया साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, या ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अफ्रीका। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। 2 और है आपके पास। एक आपका ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो छोटे मोटे द्वीप हैं, इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। या फिर इसको हम लोग ओशनियाई कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, ओशनियाई कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद आपको यहाँ पर व्हाइट कलर का कुछ लैंडस्केप दिख रहा होगा या लैंड दिख रहा होगा, ये नीचे वाला एरिया, ये जो है ये आपका है
अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स या अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। नेक्स्ट आपका जो डोमेन था महत्वपूर्ण वो था हाइड्रोस्फीयर। हम उम्मीद है कि आप लोग लिथोस्फीयर से परिचित हो गए हैं। नेक्स्ट आपका है हाइड्रोस्फीयर। तो अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें, जल मंडल की बात करें, तो ये जलीय भाग है। जिस तरीके से संपूर्ण स्थल को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है, उसी तरीके से संपूर्ण जलीय भाग को भी 5 महासागरों में बांटा गया है या ओशियन में बांटा गया है। महाद्वीप और महासागर। स्थलीय भाग को महाद्वीप बोलते हैं, जलीय भाग को महासागर बोलते हैं। तो अगर हम इन महासागरों को भी पहचान कर लें तो पूरे विश्व में या पूरे पृथ्वी पर या पूरे ग्लोब पर 5 महासागरों का पहचान किया गया है। सबसे पहले अगर हम यहीं से शुरू करते हैं, फिर से भारत के पास से, तो भारत के आसपास का ये जो एरिया है, ये जो महासागर है, ये आपका है हिंद महासागर। हिंद महासागर या फिर इसे हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशियन। नोट करते रहिएगा, इंडियन ओशियन। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके बगल में आए तो ये जो स्थलीय भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं अटलांटिक महासागर। जलीय भाग अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन के बाद फिर अगर हम इधर बढ़े तो ये आपका है पैसिफिक ओशियन, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर ये भी है, प्रशांत महासागर का ही भाग ये भी है ना, क्योंकि ये ग्लोब को फैलाया गया है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में मिला हुआ है। तो ये भी प्रशांत महासागर है, ये भी पैसिफिक ओशियन ही है, या प्रशांत महासागर ही है दोनों तरफ। ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2, उसके बाद 3, 1 2 और 3, 2 और हैं, 5 हमने आपको बताया। तो ऊपर वाला जो ये आपको ओशियन दिख रहा है, यूरोप और एशिया के ऊपर और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर का जो ओशियन है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक महासागर। आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक महासागर। और उसके बाद जो अंटार्कटिका से लगा हुआ ये महासागर है, नीचे वाला अंटार्कटिका से लगा हुआ जो महासागर है, इसको हम लोग अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं। अंटार्कटिक महासागर। या फिर ये क्योंकि साउथ में स्थित है या स्थित है, तो अंटार्कटिक महासागर के अलावा इसको हम लोग साउदर्न ओशियन भी बोलते हैं। साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशियन या दक्षिणी महासागर। तो ये 5 महासागर हैं आपके पास, और ये महासागरों को हम लोग ग्लोब में गोलार्ध की स्थिति के आधार पर उत्तरी अटलांटिक महासागर, जैसे विषुवत रेखा आपको पता है कि यहाँ से होके गुजरती है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ने वाला ये उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी अटलांटिक, ये उत्तरी प्रशांत, ये दक्षिणी प्रशांत, ये उत्तरी हिंद महासागर, ये दक्षिणी हिंद महासागर। ठीक है। यानी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर या इंडियन ओशियन को 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी वाला और दक्षिणी, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है। ये आपके हो गए, कह सकते हैं, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद अगर हम बात करें तो और जो तीसरा डोमेन था आपका वो क्या था? एटमॉस्फियर या वायुमंडल। तो अगर हम वायुमंडल के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखें तो आपके पास लिथोस्फीयर आपने देखा मेजर डोमेन्स में। अगर आप इस पूरे मैप को एक बार आप लोग देखेंगे तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है। ये आपका, आपने पढ़ा पहले लिथोस्फीयर,
लिथोस्फीयर के अंतर्गत आपने पढ़ा ये 7 महाद्वीप हैं। हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आपने 5 महासागरों के बारे में पढ़ा या ओशियन के बारे में पढ़ा। और ओशियन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। और इन ओशियन में 3 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, वेव, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। वेव का मतलब होता है धाराएं या धारा, टाइड्स का मतलब आता है ज्वार भाटा। अभी ये सब आप लोग आगे एनसीईआरटी के क्लास में सब लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी तो बस जानते रहिए। और ओशियन करंट मतलब महासागरी धाराएं, ठीक है, महासागरी धाराएं। अब आपकी तीसरा जो है आप हम लोग बात करने वाले एटमॉस्फेयर की या वायुमंडल की। तो आपको पता है वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसीय आवरण है उसी को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। अगर हम वायुमंडल के संगठन की बात करें कि वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो वायुमंडल मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के गैसों का समूह है। और आप जानते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, विभिन्न प्रकार के गैसों का जो समूह है जो पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है, पृथ्वी को घेरे हुए है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, वायुमंडल के बारे में विस्तृत जानकारी आपको आगे मिलेगी, फिलहाल अभी जानते रहिए। वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा गया है। जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुमंडल के स्ट्रक्चर में क्या होता है? परिवर्तन आता है। उस वायुमंडल के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के आधार पर वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा गया है। और अगर हम उन परतों के बारे में थोड़ा सा बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, देयर आर मेजरली 5 लेयर इन द एटमॉस्फेयर। हालांकि कुछ लोगों ने 6 भी बताया है, 7 भी बताया, लेकिन मेजर रूप से मुख्य रूप से 5 ही। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इस फिगर से समझना चाहें, यहाँ आपके सामने एक फिगर है, इस फिगर को देखिए। ये आपका वायुमंडल है, जैसा कि आपको बताया गया। ये आपका अर्थ है, अर्थ आप लोग देख ही रहे हैं। और अर्थ के ऊपर चारों तरफ जो गैसीय आवरण है यही वायुमंडल है। तो अर्थ से लगा हुआ जो सबसे पहला लेयर है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, या इसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद इसकी ऊंचाई लगभग अर्थ सरफेस से 12 से 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर के आसपास होती है। ध्रुवों पर यानी पोल पर इसकी ऊंचाई कम होती है, विषुवत रेखा के आसपास इसकी ऊंचाई अधिक होती है, इसकी मोटाई अधिक होती है। तो जनरली आप औसतन अगर आप देखें कि 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल का विस्तार होता है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो फिर आपका आएगा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर की का विस्तार 50 किलोमीटर तक है। स्ट्रेटोस्फियर के बाद फिर मेसोस्फियर, मेसोस्फियर 80 किलोमीटर तक है। और 80 किलोमीटर से फिर 700 किलोमीटर तक आपका है थर्मोस्फियर। कौन सा है? थर्मोस्फियर। और 700 किलोमीटर के ऊपर फिर आपका एक्सोस्फियर या वायुमंडल। ठीक है, तो आपका हो गया, अगर हम इसको हिंदी नाम देखें तो ये क्षोभ मंडल हो गया, इसे बोलते हैं समताप मंडल। मेसोस्फियर को बोलते हैं मध्य मंडल। मेसोस्फियर के बाद आपका थर्मोस्फियर है, इसको आयन मंडल या फिर कह सकते हैं, इसी को आप लोग आयन मंडल के नाम से भी बात जानते हैं थर्मोस्फियर को। एक्सोस्फियर यानी कि वायुमंडल या बहिर्मंडल के नाम से इसको जानते हैं, वायुमंडल या बहिर्मंडल। तो ये कह सकते हैं आपके वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में बांटा गया है। इसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं जो आगे वाले क्लास में 7th में 8th में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो बस अब आप लोग क्योंकि सोचे हैं यूपीएससी की तैयारी करना, यूपीएससी मतलब कि आपको डीएम बनना है, और आप लोग सुनते आ रहे होंगे बचपन से कि कितना पढ़ना होता है इसमें, इसलिए धैर्य बनाए रखिए और चीज़ों को धीरे धीरे से अभी से पढ़ते रहिए। क्योंकि अभी आप लोग ग्रेजुएशन कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग मान लीजिए थोड़ा आगे होंगे,
तो ग्रेजुएशन करते करते जब आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, सारी एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे, तो आगे आपकी तैयारी के लिए इतना हेल्पफुल हो जाएगा कि आप आसानी से यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, थोड़ा सा टारगेट सेट करने के बाद। लेकिन अभी धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है किसी भी बड़े एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे किसी भी बड़े एग्जाम को बड़ा काम करने अगर आप जा रहे हैं तो उसमें धैर्य की बहुत ही आवश्यकता है। धैर्य बनाए रखिए, धीरे धीरे चीज़ों को सीखने का प्रयास करिए, एक ही दिन में तो सब कुछ आने वाला नहीं है। इसलिए जो प्रोग्राम है हमारा चलाया जा रहा है फाउंडेशन प्रोग्राम, इस पूरे प्रोग्राम को जब आप कर लेंगे और पूरे कोर्स देख लेंगे, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारी एनसीईआरटी जब आपकी कवर हो जाएगी, तब आपके पास एक विशाल नॉलेज होगा, कम से कम बेसिक नॉलेज होगा अलग अलग सब्जेक्ट का ना। तो अभी हम लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, ज्योग्राफी में आप लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, फिर 7th का पढ़ेंगे, 8th का पढ़ेंगे, 9th का, 10th का। तो एक साल के अंतर्गत उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, और एक साल के बाद फिर आपका कोर्स वैलिडिटी तो 3 साल के लिए है, आगे तक भी आप इसको देख सकते हैं ना। तो जल्द से जल्द भैया, जल्दी जल्दी आराम से धैर्यपूर्वक इसको पढ़ते रहिए, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, वायुमंडल। तो हो गया आपका कौन कौन सा, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो फिर आगे आप लोगों को एक मंडल के बारे में बताया गया, बायोस्फीयर के बारे में। किसके बारे में, बायोस्फीयर के बारे में। तो मेजर डोमेन में आपने देखा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फियर। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है, जैसा कि आप लोग बताया गया, जीव जंतु से संबंधित है। किससे संबंधित है, जीव जंतु से। तो आपके सामने लिखा गया है बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, डोमेन ऑफ लाइफ, जीवन का कह सकते हैं कि ये सूचक है। और आप जानते हैं कि जीवन दो रूप में आपको पास मिलता है, एक होता है एनिमल किंगडम यानी कि पशु पक्षी, और दूसरा या जीव जंतु आप कह सकते हैं, एनिमल मतलब जीव, जीव जंतु, और उसके बाद प्लांट किंगडम यानी वनस्पति समुदाय या पेड़ पौधे। तो बायोस्फीयर में मुख्य रूप से बायोस्फीयर के दो संगठक हैं, एक जीव जंतु जिसमें हम लोग भी आते हैं, और दूसरा वनस्पति समुदाय यानी कि जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, वो सब आपके आते हैं वनस्पति समुदाय के अंतर्गत, ठीक है। बायोस्फीयर या वनस्पति समुदाय। बायोस्फीयर को समझने के लिए आप इस फिगर को देख सकते हैं। इस फिगर को देख के आप थोड़ा बायोस्फीयर के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस डोमेन की या किस मंडल की बात कर रहे हैं। तो अगर आप इस फिगर को देखें और ध्यान पूर्वक देखें तो आप देख रहे हैं, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। देखिए यहाँ पर है आपका जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, ये जलीय भाग, ये एटमॉस्फियर वायुमंडल, और उसके बाद ये लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल। इन तीनों के प्रभाव से ही जीव अपना या वनस्पति अपना जीवन यापन करते हैं। स्थल मंडल ना हो तब भी वनस्पतियां कहाँ रहेंगी, या जीव जंतु या हम लोग कहाँ रहेंगे। वायुमंडल ना हो तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आप जीवित कैसे रहेंगे। इन तीनों चीज़ों के सम्मिलित प्रभाव से जो एक नए मंडल का या डोमेन का निर्माण होता है, उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं, उसे हम लोग जैवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, कुछ चीज़ें और है इस चैप्टर में जो आपके लिए आवश्यक हो सकती हैं ना, जो आपके लिए आवश्यक हो सकती हैं, और उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने धीरे धीरे चारों मंडलों के बारे में पढ़ लिया। ओशियन के बारे में हमने आपको पहले बता दिया, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, और उसके साथ साथ इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन। एक बार फिर से देख लेते हैं, सारे नाम है, ये पीपीटी भी, ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ से आप इसमें सारी चीज़ें टॉपिक वाइज लिखी गई हैं, उसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउथ ओशियन, या इसी को हम लोग अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं, और आर्कटिक ओशियन जो आपका ऊपर है। तो हमने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल जो मेजर डोमेन है अर्थ के, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी इकट्ठा कर ली। तो क्लास 6 के 5वें चैप्टर में यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो क्लास 6 के 5वां चैप्टर आप पढ़िए, खोलिए, क्योंकि आपको पीडीएफ शेयर कर दिया गया है,
तो 5वां चैप्टर खोलिए और उसको पढ़िए और देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है। यही सारी चीज़ें आपको विस्तृत रूप से दी गई हैं, कोई विशेष चीज़ें नहीं है। पढ़ने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न आता है, कोई समस्या आती है, तो आप समस्या को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, तो उस पे हम लोग उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द। जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि आप वैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा, तो इसलिए धैर्यपूर्वक पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। जल्द ही हम लोग मिलेंगे नए क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।